हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं क्लास 10 फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 4th वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ, क्या होता है रेजिस्टेंस, और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ ओम्स लॉ जनरली हमें बताता है रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, जहां पर V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और I क्या है करंट। ठीक है, आपको पता है किसी मेटलिक कंडक्टर में, ठीक है, किसी मेटलिक कंडक्टर में करंट के फ्लो होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। है पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो यहां से करंट फ्लो करेगा। बोलो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट पर क्या फर्क पड़ेगा? तो ओम्स तो ये बताता है, ये कहता है कि अगर आप पोटेंशियल किसी भी कंडक्टिंग वायर में, ठीक है, किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर आप किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और इसकी लेंथ, नॉट ओनली कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी लेंथ, इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, जो भी वायर की थिकनेस है, और इसका जो एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको अगर आप चेंज नहीं करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो उसके रेशियो में आपको करंट भी बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। समझ में आई बात? तो यही हमें स्टेट करना है, यही हमें समझना है। अब इसको एक बार लिख लेते हैं फिर और अच्छे से समझिए। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, at a constant temperature for a given material, ठीक है, for a given material, for a given conductor लिख लेते हैं, for a given conductor the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between the across the conductor, ठीक है, across the conductor। तो बहुत सिंपल सा मतलब है, किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो, ठीक है, तो उसके रेशियो में आपको करंट भी बढ़ता हुआ मिलेगा। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट भी डबल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ट्रिपल होगा तो करंट भी ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसको एक अलग तरीके से समझ सकते हैं। मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें आपने वाटर लिया हुआ है, हम लोगों ने यही एग्जांपल समझा था। और अगर इसको मैं किसी कम लो, इसका जो मैंने यहाँ पर जो वॉल्यूम लिया हुआ है या वाटर का लेवल लिया हुआ है वो पहले वाले से कम लिया हुआ है, बहुत कम लिया हुआ है, और इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं किसी एक कॉमन वायर से, कॉमन पाइप से, ठीक है, तो आपको पता है वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा फ्लो। अब जरा एक और कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन में अगर मैं इसमें फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में नहीं, फर्स्ट वाले में इसमें और ज्यादा वॉल्यूम में ले लूं वाटर, ज्यादा अमाउंट में वाटर ले लूं, तो अब इस टाइम पर जो करंट फ्लो होगा, मतलब जो वाटर का करंट फ्लो होगा वो पहले से ज्यादा होगा या कम होगा? तो पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर एयर का प्रेशर, सॉरी, वाटर का प्रेशर ज्यादा हो चुका होगा। ठीक है, तो वैसे ही किसी भी कंडक्टिंग वायर में आप जब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाते हो तो वहां पर जो करंट फ्लो होता है वो भी उतनी ही स्पीड से या उतने ही उसी रेशियो में बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसको हटाते हैं। अब देखो यहां पर आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, ठीक है, एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पर आ जाएगा V इज इक्वल टू I, और ये है आपका R, ये है हमारा ओम्स लॉ। ये R क्या है? ये R बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये कांस्टेंट होता है, इट इज कांस्टेंट, ठीक है,
और इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। आर क्या होता है? आर इज व्हाट? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो यहां पर ये बात बोली गई है ओम्स लॉ में, यहां पर मैंने एक चीज मेंशन नहीं की है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये रूल फॉलो होगा। अगर टेम्परेचर वेरिएट करेगा, ठीक है, तो वहां पर रेजिस्टेंस आपको चेंज मिलेगा। वो भी समझेंगे रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, अभी हम लोग वो समझेंगे, पूरा बहुत डिटेल में समझेंगे। बट अभी समझ लो, ये रूल फॉलो होने के लिए आपका कांस्टेंट टेम्परेचर, हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं, और फॉर अ गिवन कंडक्टर जिसकी लेंथ, थिकनेस, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सारी चीजें भी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। चलो समझे अब इसको और अच्छे से। चलो अब हम बात करेंगे इस रेजिस्टेंस के बारे में। ये रेजिस्टेंस क्या है, इसको हटाते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जैसे इसके नाम में ही आपको पता चल रहा होगा, रजिस्ट करना। तो ये क्या रजिस्ट करेगा? देखो जब भी कोई हम मेटलिक कंडक्टर लेते हैं और उसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, तो करंट का फ्लो तो ऐसे होगा, ठीक है, पता है आपको। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ऐसे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? इधर होगा, बोलो ठीक है, ऐसे होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब देखो, अब ये मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा कोई मेटलिक कंडक्टर है, ठीक है। ये मेटलिक किसी भी कोई भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, एजी हो सकता है, ठीक है, ये आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी का भी मेटलिक कंडक्टर हो सकता है। अब समझो बात को, जब यहां से इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू पास करेंगे तो यहां पर तो एटम भी होंगे, ठीक है। तो ये चांसेस होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कई बार इन एटम से भी टकराएंगे, बोलो, और एटम से टकराएंगे तो इनकी स्पीड कम हो जाएगी। मतलब ये एटम क्या कर रहे हैं? करंट को या इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से फ्लो नहीं होने दे रहे हैं, और इसे ही हम बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? करंट को रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ में आई बात? करंट के फ्लो होने को रेजिस्ट करना, रोकना, यही होता है रेजिस्टेंस। और ये मेटलिक कंडक्टर में होता ही है, ठीक है। किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। जैसे कॉपर की बात करें, सिल्वर की बात करें, या एफई की बात करें, तो एफई में ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस है हमारा आयरन का बहुत ज्यादा होता है, और सिल्वर में बहुत कम होता है, कॉपर में थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसीलिए हम कॉपर के ही वायर यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? अब इसको समझ लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं इसको और अच्छे से। तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ, रेजिस्टेंस को लिख लेते हैं पहले, रेजिस्टेंस, इट इज अ प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, it is a property of conductor, it is a property of conductor due to which it resist the flow of electron, the flow of electric charge, ठीक है, the flow of electric करंट लिख लेते हैं, बात तो हम इलेक्ट्रिक करंट की करते हैं ना, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट एक्चुअल में किसको ये रेजिस्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, और हम वहीं पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इसलिए हमने लिखा इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ओम्स लॉ अभी हम लोगों ने पढ़ा कि V होता है इक्वल टू IR, ठीक है। तो यहां से अगर हम R कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? V अपॉन I, ठीक है। इसका सिंबल कैसे होता है बता देते हैं। जब भी हम इसमें सर्किट में इसको यूज करेंगे, हमेशा इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी इसकी ओम, ठीक है। इन्हीं के, ओम एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट है, और इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे, ये है ओम का सिंबल, ठीक है। समझ में आई बात? अब यहां से देखो, अगर मैं यहां से किसी मेटलिक कंडक्टिंग वायर में
अगर मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अब मुझे उस टाइम पे अगर करंट 1 एम्पियर की मिलती है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। बोलो ठीक है, यहां पर अगर 1 वोल्ट रखोगे, यहां 1 वोल्ट रखोगे, तो कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो यहां से 1 ओम को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, 1 ओम, ठीक है, 1 ओम। तो यहां पे क्या लिखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, ठीक है। कब होगा 1 ओम, व्हेन, या इफ लिख लेते हैं, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज through a conductor on applying 1 volt potential difference, 1 volt potential difference, ठीक है, ऐसे डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं एक बार, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, तो उस टाइम पर जो रेजिस्टेंस मेजर होगा वो 1 ओम होगा, ठीक है। तो कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 ओम, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आगे बात। अब हम इस रेजिस्टेंस को थोड़ा और अच्छे से समझने जा रहे हैं कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और यहां पर हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसे हम रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और ये कैसे डिफरेंस होता है इसका रेजिस्टेंस से। तो हम देखते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच, पहले हम ये देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो कोई बात समझो, अगर मैंने कोई एक, मान लेते हैं यहां पर मैंने कोई 50 सेंटीमीटर का मैंने कोई वायर लिया हुआ है, ठीक है, सपोज 50 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस है वो मैंने मान लेते हैं 2 mm मान ली हुई है, ठीक है, 2 मिलीमीटर मानी हुई है। तो इस टाइम पे, और इसका टेम्परेचर मैंने एक मान लेते हैं, इसका जो टेम्परेचर है जिस टाइम पर मैंने इसको मेजर किया, तो उस टाइम पर इसका टेम्परेचर था एट टेम्परेचर 30 डिग्री, ठीक है, मान लेते हैं। सेम मान लेते हैं, इसका मटेरियल भी हम देख लेते हैं, मान लेते हैं ये कॉपर वायर है, ठीक है, सारी चीजें मैंने मानी हुई है, और इस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस मैंने कुछ R माना हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पर अगर मैं इसी सेम कंडीशन में 2 mm थिकनेस, कांस्टेंट टेम्परेचर 30 डिग्री और कॉपर मटेरियल, अब मैं इसको खींच के थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, ठीक है, अब मैं इसको 100 मीटर, इसका डबल कर दूं, 100 सेंटीमीटर कर दूं, ठीक है, और इसके थिकनेस मान लेते हैं कि कुछ 1 mm हो गई, बोलो ठीक है, 1 mm हो गई, और इसका टेम्परेचर अभी वही है, तो क्या अभी भी इसका रेजिस्टेंस R होगा, क्या अभी भी इसका रेजिस्टेंस R होगा, नहीं, इस बार इसका रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू R होगा। समझ में आई बात, इसका मतलब है रेजिस्टेंस लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इन्हीं सारी बातों को एक बार हम मेंशन करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कैसे डिपेंड करती है और किस रेशियो में डिपेंड करती है। देखो, तो पहला पॉइंट है हमारा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। मतलब क्या बोला, जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ की
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा वायर आपका लंबा होगा, जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका हम एप्लीकेशन भी देखेंगे। ठीक है, जैसे आपने बल्ब में देखा होगा पुराने टाइम पे जो ऐसे वाले बल्ब हुआ करते थे, ठीक है, जहां पर ऐसे ऐसे होता था कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा ऐसे टंगस्टन का जो वायर होता था वो ऐसे ऐसे होता था, ऐसे सीधा भी तो हो सकता था, तो ऐसे ऐसे ही क्यों होता था? ठीक है, इसका रीजन क्या है कि जितना ज्यादा लंबा वायर होगा ये, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा ही हीट करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा करेगा, और जिसकी वजह से ग्लो करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने हीटर में देखा होगा कि हीटर में जो वायर्स होते हैं वो भी ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं। तो इसका भी रीजन क्या है कि यहाँ पर इसके वायर को हम लंबा करने की कोशिश करते हैं और जानबूझ के ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन है इसके। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। सेकेंड बात देखो क्या है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख देते हैं, टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ कंडक्टर, टू द कंडक्टिंग वायर लिख लेते हैं, टू द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, यहां पे भी लिख लो कंडक्टिंग वायर। मतलब यहां पर रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या मतलब है? देखो, मान लेते हैं कोई अगर मेरे पास मेटेलिक वायर है ऐसे कुछ, ठीक है, ये मेटेलिक वायर, तो जो इसके ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस बोल दो, ये थोड़ा सा गलत बन गया, ये एकदम सीधा है। ठीक है, ऐसे, तो ये जो इसकी थिकनेस है, ठीक है, ये जो गोलाई है उसकी, ठीक है, ये हम इसे बोलते हैं, ये जो एरिया है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये इसकी थिकनेस जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, थिकनेस जितनी ज्यादा होगी, समझो बात को। देखो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये खूब सारे एटम है, खूब सारे एटम है, और इनके बीच से ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना है। इलेक्ट्रॉन को ऐसे तो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये एरिया जितना ज्यादा होगा, ये एरिया जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतनी इजीली फ्लो हो पाएगा, बोलो, और ये जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन उतनी प्रॉब्लम होगी इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, समझ में आई बात? इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे यहाँ पर। ओके, इसको हटा दें। अब दो चीजें और हैं, दो फैक्टर्स और हैं जिन पर ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अब ये डिपेंड करता है, ये दोनों तो मेन बातें थी, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल सकते हो। अब देखो थर्ड बात क्या है, रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के, मैं यहाँ पे लिख ले दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस जो होगा वो टेम्परेचर के, ठीक है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे लिख लेते हैं, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर, सॉरी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, एक फोर्थ पॉइंट भी है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, ये रेजिस्टेंस अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे हमने बताया कि आयरन के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसीलिए हम उसको यूज नहीं करते, और कॉपर के लिए कम होता है। तो मटेरियल टू मटेरियल, ठीक है, वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब कौन सा मटेरियल का आपने कंडक्टर लिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों बातों से हम अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने जा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक, अच्छा एक चीज और समझ लो, अगर रेजिस्टेंस हम मटेरियल पे डिपेंड कर रहे हैं, तो अगर कोई मान लेते जो अपने मटेरियल लिया वो बहुत अच्छा कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, जैसे सिल्वर और कॉपर। और अगर वो बहुत खराब कंडक्टर है, ठीक है, जैसे कि आयरन खराब कंडक्टर नहीं होता, बट वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे
ये हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द मेटेलिक मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब देखो हम इन दोनों इक्वेशन से कुछ ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसको समझते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हटा दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। बोलो ठीक है, यही बोला। अब यहां पे अगर इनवर्स प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो आर इज इक्वल टू एक नया सिंबल, ये है रो। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ये रो एल अपॉन ए। ये रो क्या है? ये तो रेजिस्टेंस है, पता चल गया, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो रो है इसे हम बोलते हैं, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। और इसे रो को ही हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस या इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, बहुत सी बुक में रेजिस्टिविटी लिखा होता है, इसलिए दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। RESISTI, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? अब ये बात बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि सर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो कैसे डिफरेंस है। ठीक है, इसको अब बात समझते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के और एरिया के, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो रो है वो डिपेंड करेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, एंड इट इज डिपेंड्स अपॉन एंड इट डिपेंड्स अपॉन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ऐसे लिख लो, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मतलब आपने कौन सा मटेरियल लिया है उसके लिए रो की वैल्यू अलग अलग होती है, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। और सारे कंडक्टर्स के लिए या सारे कंडक्टर्स के लिए, सारे इंसुलेटर्स के लिए भी ये डिफाइन होती है। ठीक है, आपको एक स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है, आपको एक स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा जहां पे आपको ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा और अच्छे समझेंगे। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, पहले इसको मैं हटा दूं। ठीक है, इसको हटा देता हूं, इसको इतना हटा देता हूं। ठीक है, ये पूरा हटा देता हूं। तो जो रो है हमारा वो क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यही तो हमने समझा भी। ठीक है, जो रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है। अब देखो रो जो है, अगर हम रो की वैल्यू यहां से निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। ठीक है, आर ए अपॉन एल। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट देखो क्या हो जाएगा, आर का मतलब ओम, ठीक है, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करें, और लेंथ होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ओम मीटर। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है, किसकी, रेजिस्टिविटी की। अब देखो रेजिस्टिविटी डिफाइन करने का तरीका क्या है, समझो बात को। देखो रेजिस्टिविटी जो होती है हमारी, ये रेजिस्टिविटी, अगर मैं यहां पर देखो, यहीं पे इसी हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, दिस वन, ये वाला। तो यहां पर अगर हम जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, कोई भी मान लो गिवन मटेरियल है, उसके लिए हम अगर एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर ले लें, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें, और उसकी लेंथ अगर हम 1 मीटर ले लें, तो यहां पर जो रेजिस्टिविटी मिलेगी, रो मिलेगा, वो इक्वल टू आर मिलेगा। मतलब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों सेम बात है। कब सेम बात है, जब आपने किसी भी गिवन मटेरियल का, गिवन कंडक्टर का, ठीक है, कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर लिया। मतलब आप यहां पर, आप किसी भी, यहां पर मान लेते हैं हमारा जो लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, ठीक है, ये
क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ये भी कोई गिवन मटेरियल। हाँ एक चीज और, जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये डिफाइन होती है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सारे मटेरियल्स के लिए, ठीक है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने स्टैंडर्ड बना रखा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मीटर लेंथ, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इस टाइम पर जो इसका रेजिस्टेंस होगा वही इसकी रेजिस्टिविटी होगी, या वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। बात क्लियर हुई कुछ? ठीक है, तो हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन भी कर लेते हैं। थोड़ा इसको हटा दूं, ठीक है, थोड़ा इसको हटा देता हूं, फिर बताता हूं कैसे डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी, if we take 1 meter length, 1 meter piece of 1 meter piece of conducting wire having cross sectional area having cross sectional area 1 meter square at this time, ठीक है। ये हम लोग बात कर लिए, मैंने डिफाइन नहीं किया उसको, लेकिन हम लोग एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या लिखा, इफ वी टेक 1 मीटर पीस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर एट दिस टाइम, its resistance will be called its at this time its resistance will be called as its resistivity या specific resistance, ठीक है। resistivity लिख लेते हैं, resistivity at this time, इसके जो रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब आप कोई भी लेंथ ले लो, किसी भी टेम्परेचर पर ले लो, किसी भी वायर का ले लो, तो उस टाइम पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो तो रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आपने फिक्स कर लिया कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेल्सियस पर, जो इसका रेजिस्टेंस आएगा उसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बस इतना ही डिफरेंस है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम बात है। रेजिस्टेंस किसी भी लेंथ के लिए, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है। जबकि रेजिस्टिविटी मटेरियल के लिए, मटेरियल टू मटेरियल अलग होगा, ठीक है, बट किसी गिवन मटेरियल के लिए, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं फॉर अ गिवन मटेरियल, यहां पे लिख भी सकते हो, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर गिवन मटेरियल, पर्टिकुलर गिवन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग मटेरियल के लिए, कंडक्टिंग वायर के लिए ये जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में, कैसे होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन।